हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुल आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारा सेकंड पार्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम चालू कर रहे हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, क्या इसका कंसेप्ट है, इस चीज से रिलेटेड आज डिस्कशन करेंगे एंड देन इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ओवरव्यू पूरा रिवाइज करेंगे एंड इसके बाद एक क्वेश्चन करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। देखिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्लास में एग्जाम्पल लिया भी था। सबसे पहले आप मुझे देखिए, देखिए लॉस ऑफ स्टॉक होता क्या है, पहले वो डिस्कस करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। लॉस ऑफ स्टॉक में ये होता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने स्टॉक गोडाउन में रखता है और वो गोडाउन में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि गोडाउन में जितने भी गुड्स है वो जल जाते हैं। जलने की वजह से क्या होता है, स्टॉक का लॉस हो जाता है। तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, जिसमें हम हर साल टाइम टू टाइम प्रीमियम भरते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या करती है, अगर कोई लॉस हो जाएगा जिससे स्टॉक जल जाएंगे, उस लॉस का रिकवर भरपाई कौन करेगी, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ये तो हो गया लॉस ऑफ स्टॉक। अब बात कर लेते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट की। लॉस ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट ये है, लॉस ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट ये है, इधर देखिए आप, थोड़ा डायग्राम को देखिए। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जिसने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक काम करा, एक नॉर्मल सिनेरियो में काम किया उसने। कोई बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन है जिसने 1 अप्रैल से काम स्टार्ट करा और 30 सितंबर तक उसने काम किया। अब 30 सितंबर तो उसने काम किया, बढ़िया काम करा, नॉर्मल एक्टिविटी है, नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल सिचुएशन है, कोई भी कुछ नहीं हुआ। 30 सितंबर को फैक्ट्री के अंदर, ग्राउंड के अंदर आग लग जाती है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस रहता है 3 महीने तक। अब ये डिस्टर्बेंस क्या है, हम एक बात बताइए। जिस तरीके से बिजनेस यहां चल रहा था इस पीरियड पे, नॉर्मल सिनेरियो में जिस पीरियड पे बिजनेस चल रहा था, उस पीरियड पे तो हमारा को कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी खासी सेल भी हो रही थी, अच्छे खासे गुड्स प्रोडक्शन भी हो रहा था, सेल भी हो रही थी, क्योंकि कोई दिक्कत आई नहीं थी। जब 30 तारीख को फैक्ट्री में, कंपनी में आग लगी, गोडाउन में आग लगी, तो उससे हमारे क्या हो गए, सारे गुड्स जल गए, सारा स्टॉक जल गया। और इसके लिए हमने इंश्योरेंस ले भी रखा है। ठीक है, हमें उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जो स्टॉक हमारा जला उसका इंश्योरेंस क्लेम हमें मिल जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि जब आपका स्टॉक जल जाएगा तो जलने के बाद आप दोबारा स्टॉक बनाना पड़ेगा। जिस जगह पर गोडाउन में स्टॉक जलेगा वो गोडाउन भी तो जलेगा साथ के साथ, उसका रिनोवेशन कराना पड़ेगा, फिर से गोडाउन दोबारा रिनोवेट करना पड़ेगा, फिर से स्टॉक वहां पर रखना पड़ेगा, फिर से खरीदना पड़ेगा। तो इस दौरान पे 2 से 3 महीने लग जाते हैं उस चीज को करने के लिए, वापसी उस चीज को वापसी नॉर्मल सिनेरियो में लाने के लिए, जैसे पहले चल रहा था उस चीज में। तो ऐसे केस के अंदर काफी खर्चा भी हो जाता है, हमारा खर्चा हो जाता है। और 3 महीने तक जब तक गोडाउन रिनोवेट हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, गोडाउन में छोटे मोटे नहीं होते, बहुत बड़े गोडाउन होते हैं, उनको रिनोवेट करना, सब कुछ दोबारा करना, तो 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। इसलिए हमें दूसरा गोडाउन भी लेना पड़ता है, जिससे हमारा बिजनेस रुके ना। पर आप अगर मेरे को बात बताइएगा, किसी भी फैक्ट्री में, गोडाउन में जब आग लग जाएगी, तो लगने के बाद इस सिनेरियो और लगने से पहले की सिनेरियो की सेल सेम होगी क्या? भाई इस दौरान पे जो मैंने सेल करी होगी, वो हमेशा इस दौरान पे, आग लगने के बाद कुछ महीनों तक सेल कम रहेगी। आपको पता है ये चीज कैसे कम रहेगी? क्योंकि भाई आग लगने के बाद काफी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, कंपनी में चलना, कंपनी में वैसे कंपनी को चलाना, कंपनी में अब सप्लायर हमसे गुड्स मांग रहा है, कस्टमर हमसे डिमांड कर रहा है, हम कहाँ गुड्स सप्लायर से लेकर, जो सप्लायर है उससे हम गुड्स लेंगे, और कस्टमर को हम कैसे डिमांड उसकी पूरी करेंगे? गुड्स तो है ही नहीं, गुड्स तो सारे जल गए। भले इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे दे देगी, और गुड्स तो जल गए ना। अब सप्लायर से दोबारा गुड्स लो, दोबारा उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करो, इसमें सारा प्रोसेस लगेगा, और जो गुड्स एक्चुअली फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रखे थे वो पहले के पहले जल चुके हैं। उस दौरान, जिस दौरान आग लगती है, और आग लगने से उस टाइम तक, जिस टाइम तक नॉर्मल सिनेरियो में नहीं आ जाता, ये वो पीरियड, आग लगी 30 सितंबर को, और 31 दिसंबर तक नॉर्मल सिनेरियो में लाने में समय लग गया, और 31 दिसंबर के बाद का पीरियड पूरा नॉर्मल सिनेरियो बन चुका, वो झेल चुके हैं, सारा लॉस वगैरह झेल लिया है। स्टॉक का लॉस तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कर दिया, पर जो हमारा एक लॉस और होता है इसमें, लॉस क्या होता है, मैं मान लो इस आग लगने से पहले मेरी सेल होती थी 10 लाख रुपए, खर्चे होते थे 3 लाख के, और 7 लाख का प्रॉफिट होता था। और आग लगने के बाद अब मेरी सेल रिड्यूस हो गई, क्योंकि आग लग जाती है, हम डिमांड पूरी नहीं कर पाते, कस्टमर मांगते रहो, हमारे पास स्टॉक नहीं पड़ा, हम डिमांड कैसे पूरी करेंगे? तो सेल कम हो जाएगी। सेल कम होगी तो मान लो आपकी सेल होगी 4 लाख रुपए की, इस दौरान पे जिस दिन आग लगी, आग लगने के बाद के 3 महीने में, जब तक वो नॉर्मल सिनेरियो में नहीं आई चीजें बिजनेस के अंदर, तो 4 लाख की सेल हुई, 2 लाख का खर्चा हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब आग लगने से पहले मेरा प्रॉफिट आ रहा था 6 लाख रुपए, आग लगने के बाद मेरा प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं 4 लाख के प्रॉफिट का नुकसान है मेरा। कहता है ये जो प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है, इसका भी इंश्योरेंस ले लो आप। इसीलिए कंसेप्ट का नाम रखा लॉस ऑफ प्रॉफिट।
लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस ले लो कि जिस दौरान आपके गोडाउन में आग लगती है और आग लगने से आपके स्टॉक तो जलते ही है, स्टॉक का लॉस तो होता ही है, पर उस टाइम तक आग लगने के बाद कुछ समय तक आपकी सेल भी कम हो जाती है और सेल कम होने से आपका प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो पहले जो प्रॉफिट होता था उस तरह से प्रॉफिट नहीं हो पाता, तो प्रॉफिट का भी कुछ लॉस हो जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी, हम बिजनेस इंश्योरेंस वाला चैप्टर क्या कहता है, आप इस प्रॉफिट का भी क्या कर लो, इंश्योरेंस करा लो, जिससे कल को अगर आग लग जाए तो स्टॉक का इंश्योरेंस तो आपने कराया है, वो तो हमें क्लेम मिल ही जाएगा, जैसे हमने पहले सीखा। अब जो प्रॉफिट का इंश्योरेंस होगा, जो जितने का प्रॉफिट हमारे को आने होने वाला था, मतलब जो प्रॉफिट हमारे को आता, आग नहीं लगने की वजह से जो प्रॉफिट हमें आता वो नहीं आएगा, उस प्रॉफिट के लॉस का भी इंश्योरेंस कवर कर लो, जिससे इंश्योरेंस क्लेम हमें उस प्रॉफिट की भी भरपाई करे जो हमें मिलने वाला था। दैट द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट? ठीक है सर। अच्छा, दो बातें, जिस पीरियड में आग लगी, इधर देखिए, जिस पीरियड पे आग लगी और जब तक नॉर्मल सिनेरियो नहीं आया, इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल सिनेरियो, एबनॉर्मल एक्टिविटी, एबनॉर्मल सिचुएशन। इसको हम नाम देते हैं इंडिमिनिटी पीरियड। क्या नाम देते हैं? इंडिमिनिटी पीरियड। नाम याद रखिएगा, इंडिमिनिटी पीरियड वो पीरियड होता है आग लगने के बाद जब तक सिचुएशन नॉर्मली ना हो जाए, उस तारीख तक इंडिमिनिटी पीरियड रहता है। ये क्वेश्चन हमें बताएगा कब तक इंडिमिनिटी पीरियड हमारा है। ये इंडिमिनिटी पीरियड है आग लगने के बाद का सिनेरियो। अब हम ये कैसे कैलकुलेट करें कि भाई कितना प्रॉफिट होगा उस दौरान, कितने प्रॉफिट का लॉस हुआ? भाई ये भी तो एक बड़ा मैटर रखता है। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम आपको प्रॉफिट का लॉस, आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट का तो कवर कर लिया है, पर प्रॉफिट का कितना नुकसान हुआ ये कैसे निकालोगे आप? 4 लाख का हुआ, 3 लाख का हुआ, कैसे निकालोगे? तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस चैप्टर ने हमें क्या बताई, कैलकुलेशन बताई। इसने कहा देखो, एक साल यहां से यहां है, एक साल पिछले साल ये रहा, ये हमारा करंट ईयर है और ये हमारा पिछले साल है, मतलब यहां से यहां तक प्रीवियस ईयर और यहां से आगे करंट ईयर है। कहता है इस दौरान पे 1 जून 2002 से लेकर 2002 कहां से आ गया, चलो बहुत पुराना है, 1 जून 2002 से लेकर 31 दिसंबर 2002 तक हमारी आग लग गई फैक्ट्री के अंदर। इस दौरान पे हमारा क्या होगा, इंडिमिनिटी पीरियड होगा, सेल कम हो जाएगी, सेल कम होने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब कितना प्रॉफिट कम हुआ, कितना प्रॉफिट हम कमा सकते थे और कितना हम कमाए, मान लो 10 लाख कमा सकते हैं, हम 4 ही कमाए तो 6 लाख का प्रॉफिट का लॉस हो गया। ये कैसे निकलेगा? तो हमारा को इस चैप्टर में कहा गया कि देखिए जिस पीरियड पे आग लगी करंट ईयर पे, उससे पीछे वाले साल में सेम पीरियड पे सेल कितनी हुई वो देख लो। मतलब 1 जून से 31 दिसंबर पे आग लगी, तो जून से दिसंबर तक आग लगी थी, मतलब ये वो पीरियड था जब तक सिचुएशन नॉर्मली नहीं है। 1 जून को आग लगी होगी और 1 जून से 31 दिसंबर तक सिचुएशन एबनॉर्मल रही। कहता है यही पीरियड पर आप पिछले साल पे सेम पीरियड पे देख लो, प्रीवियस ईयर जाना और सेम पीरियड पे देखना सेल कितनी हुई थी। कहता है पिछले साल जो सेल हुई थी उस सेल को ही मान लेना कि नेक्स्ट ईयर भी इतनी सेल हुई होगी, बट आपको पता है पिछले साल से नेक्स्ट ईयर आने पे कुछ चीजें बढ़ती घटती है। जरूरी नहीं है कि पिछले साल अगर 10 लाख की सेल हुई तो नेक्स्ट ईयर भी 10 ही लाख की हो सकता है ये 11 हो जाए, हो सकता है ये 9 हो जाए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, थोड़ा बहुत का फर्क आ जाता है पिछले साल और इस साल में। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा ना भाई, एस्टिमेशन ही तो कर रहे हैं, अनुमान ही तो लगा रहे हैं। तो अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं भाई? देखो जिस पीरियड पे आग लगी उसके सेम पिछले साल पीरियड पे देख लेना कितने साल आपको क्या सेल हुई थी। 1 जून से 31 दिसंबर तक आग लगी, मतलब ये पीरियड था एबनॉर्मल सिचुएशन, इसका सेम पीरियड पे देख लेना कितना आपको सेल हुआ था पिछले साल। पिछले साल तो पूरा सही था, नॉर्मल सिचुएशन थी, पिछले साल की सेल देखना सेम पीरियड पे। वो जो सेल आएगी वो एक एस्टिमेटेड सेल है अगले साल के लिए, वो तो एग्जैक्ट है, पिछले साल की तो एग्जैक्ट सेल है, पर अगले साल के लिए तो अनुमानित है, अगले साल कितनी इतनी सेल मान लेना ऐसा बोला गया है। तो दोबारा सुनो ध्यान से, जिस पीरियड पे एबनॉर्मल सिचुएशन है, आग लगने के बाद का पीरियड जो सिचुएशन है एबनॉर्मल है, वो हमें बताएगा क्वेश्चन, उसको इंडिमिनिटी पीरियड का। अब इंडिमिनिटी पीरियड बोलूंगा, याद रखना, इंडिमिनिटी पीरियड वो पीरियड होता है जहां पर आग लगने के बाद जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती बिजनेस के अंदर। इंडिमिनिटी पीरियड है 1 जून से 31 दिसंबर। कहता है इस पीरियड की सेल कितनी होनी चाहिए, अगर आग नहीं लगती तो कितनी सेल कर पाते, तो कहता है इसको निकालने के लिए पिछले साल जाना और सेम पीरियड की सेल देख लेना। सेल देखने के बाद आप ये देखेंगे ना कि एग्जैक्ट सेल तो नहीं होगी, हो सकता है कुछ बढ़ाओ कुछ घटाओ, इसको बोलते हैं ट्रेंड। क्या बोलते हैं? ट्रेंड। हो सकता है कि आपने पिछले साल 10 लाख की सेल करी उस पीरियड पे, पर 10 लाख की सेल एग्जैक्टली यहाँ हो, ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है 11 की हो जाती, हो सकता है 9 की भी हो जाती। तो क्या करना है, ये ट्रेंड जो है आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने परसेंट सेल बढ़ी पिछले साल से, कितने परसेंट घट सकती है, तो ट्रेंड आप उसमें ऐड कर देना। लेट्स सपोज कि 10 लाख की सेल रही इस पीरियड पे और 10% का ट्रेंड हमें क्वेश्चन दे रहा है कि 10% सेल इंक्रीज होती है हर साल। ट्रेंड का मतलब क्या है? हर साल कितना फर्क आ जाता है हमारी सेल में, बढ़ती है या कम होती है, वो ट्रेंड कहलाता है, जो हमें पास्ट एक्सपीरियंस से पता चलता है और जो हमें क्वेश्चन क्या कर देगा, क्वेश्चन हमें देगा
हमें कभी निकालने की जरूरत नहीं है। तो उसने कभी 10% से बढ़ गई सेल पिछले साल से, ट्रेंड ये है कि 10% हमेशा बढ़ती है, ट्रेंड ये भी हो सकता है 10% घटती है। तो जो भी सेल होगी इसमें ट्रेंड प्लस या माइनस जो भी होगा वो माइनस करने के बाद एग्जैक्टली इंडिमिनिटी पीरियड की सेल आ जाए। और इस सेल के हिसाब से ये देख लेना, आपने इस सेल एस्टिमेटेड सेल पिछले साल के हिसाब से निकाली 10 लाख, आपने एक्चुअल कितनी करी 4 लाख, तो 6 लाख का लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया। एग्जाम्पल कैसे समझते हैं। स्टैंडर्ड पीरियड सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड पीरियड वो सेल है जब अगले साल सेम पीरियड पर आग लगी और पिछले साल हम सेल पीरियड में नॉर्मल सिचुएशन में हम देख रहे हैं कितनी सेल हुई सेम पीरियड पे, इंडिमिनिटी पीरियड का सेम, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पीरियड। ठीक है जी। इंडिमिनिटी पीरियड कौन हो गया? आग लगने के बाद का पीरियड। और वही पीरियड पिछले साल क्या रहा उसको स्टैंडर्ड पीरियड कहते हैं। 10 लाख की सेल हुई, 10% राइज कर दो, कहता है हर साल 10% बढ़ जाती है, सेल बढ़ती है हमारी, एक देखा गया पास्ट एक्सपीरियंस है। 10% हमने बढ़ाई 1 लाख, ये हो गया 11 लाख। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड टोटल सेल ऑन दैट इंडिमिनिटी पीरियड। जिस पीरियड में आग लगी उस पीरियड में एबनॉर्मल सिचुएशन रहा होगा, और एबनॉर्मल सिचुएशन रहने के बाद हमारे पास इतनी एक्सपेक्टेड सेल हो सकती थी। ठीक है जी। अब आपकी हुई कितनी? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही ना हो। आग लगने के बाद आपने क्या करा होगा, कहीं और गोडाउन लिया होगा, वहां पर वहां से गुड्स रखे होंगे और वहां से बेचना चालू करा होगा, पर उतना नहीं बेच पाए होंगे जितना आप उस टाइम पीरियड में बेच देते जब आग नहीं लगती। तो आप ये मान लो कि आपने पिछले साल सेम पीरियड में कितनी सेल करी, उस पर कुछ ट्रेंड राइज कर दो, अगर बढ़ रहा है तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, बढ़ना है घटाना है, और आपकी एक्सपेक्टेड टोटल सेल आ जाएगी, अनुमानित सेल आ जाएगी उस पीरियड में कितनी होती अगर आग नहीं लगती तो 11 लाख की होती। आपने कितने की सेल करी एक्चुअल में? 4 लाख की, तो ये 7 लाख का शॉर्ट सेल बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट सेल कहते हैं। अब सेल है, ये प्रॉफिट नहीं। अब प्रॉफिट है, इसके लिए हमें निकालना होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेट, जो क्वेश्चन में कई बार हमें निकालना ही पड़ता है और हमें दिया भी होता है। लेट्स सपोज अभी एग्जांपल ले लेते हैं कि सेल का प्रॉफिट कितना होता है, 20% होता है। तो अगर सुनना ध्यान से, अगर इतनी सेल हमारी कम हुई तो इस सेल में 20% का प्रॉफिट होता, जो नहीं हो पाया क्योंकि सेल ही नहीं हो पाई। तो 20% हो गया 2 लाख, 1,40,000, 7 दूनी 40, 1,40,000। ये हमारा वो प्रॉफिट है जो इतनी सेल कम होने की वजह से हमारा प्रॉफिट ना हो पाया। 11 लाख की सेल होती पर एक्चुअली में सेल 4 ही लाख की हुई आग लगने की वजह से। 7 लाख का हमारा शॉर्ट सेल हो गया। ये सेल होती अगर आग नहीं लगती तो, क्योंकि आग लगी इसलिए हमारी इतनी सेल रह गई, कम हो गई, हो ही नहीं पाई। तो 7 लाख की सेल हमारी ना होने की वजह से हमारा 20% का प्रॉफिट हो गया, होता था 1,40,000, जो नहीं हो पाया। इसी को कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, जिसका इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम की थी, राइट। पर अभी यही सिचुएशन खत्म नहीं आती। क्लेम निकालने के लिए 2 चीज चाहिए होगी। अभी तो मैंने आपको 2 चीज समझा दी। क्लेम निकालने के लिए क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए। एक होती है शॉर्ट सेल, कितनी सेल हो सकती थी जो नहीं हो पाई। एक होती है रेट ऑफ प्रॉफिट, जीपी रेशियो, कि भाई हमारे पास प्रॉफिट का रेट क्या है कि हमारा सेल इतनी हो सकती थी, 7 लाख की सेल है, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट दे रखा 20%, उतना प्रॉफिट हमारा नहीं हो पाया। तो 2 चीज नहीं है क्लेम निकालने के लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। ट्रेंड का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि पास्ट में देखा गया है कि कितनी सेल बढ़ती घटती। तो एक फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड पीरियड सेल मतलब पिछले साल की सेल कितनी है सेम पीरियड की, उसमें ट्रेंड प्लस माइनस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, एस्टिमेटेड टोटल सेल आ जाएगी, एक्चुअल आपने कितनी शॉर्ट सेल आ जाएगी, जीपी रेट दे रखा, अप्लाई करो, इतने का प्रॉफिट का लॉस होगा। यहां तक बात आपको क्लियर होगी। तो इंडिमिनिटी पीरियड, स्टैंडिंग पीरियड और शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है, ये हमारे स्टूडेंट ने लिखा हुआ है। इंडिमिनिट पीरियड वो होता है जब आग लगती है उसके बाद का पीरियड इंडिमिनिटी पीरियड कहता है। स्टैंडर्ड पीरियड वो पीरियड होता है जिस पीरियड में आग लगी उसके पिछले साल जाओ और वही सेम पीरियड पे देखो क्या हमारा सेल होती है, उसको स्टैंडर्ड पीरियड कहता है। शॉर्ट सेल का मतलब है कि इतनी सेल हो सकती थी, इतनी करी और इतनी नहीं हो पाई, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेल। अब बात करते हैं आगे की और आगे की चर्चा करते हैं। लेट सपोज कि एक आपको आग लगी 1 जून को आपको आग लग गई, आग मेरे को आने लग गई, सॉरी मेरे मिस्टेक। 1 जून को गोडाउन में आग लगी या फैक्ट्री में आग लगी, इसकी वजह से हमारा काफी नुकसान हुआ और गोडाउन का भी नुकसान हुआ। आग लगती है तो सिर्फ गुड्स ही नहीं जलते, साथ में गोडाउन भी जल जाता है और पूरे गोडाउन में काला काला पड़ जाता है। अब गोडाउन को रिनोवेट कराना पड़ेगा और जब तक हम रिनोवेट कराएंगे तो हमें महीने लग जाएगा, 1-2-3 महीने भी लग सकते हैं। तो तब तक हम क्या माल ही नहीं बेचेंगे? बेचेंगे सर, माल तो बेचेंगे। और माल बेचने के लिए हम अपने स्टॉक को खरीद के रखेंगे कहां पर? तो टेम्परेरी बेसिस पर हमें दूसरा गोडाउन लेना पड़ता है। उस 3 महीने ऑफिस स्टाफ काम करेगा नहीं करेगा? करेगा भाई, उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। उस 3 महीने का जो गोडाउन का रेंट वो भी देना पड़ेगा। अब गोडाउन जल गया तो भैया रेंट वाला जो भैया है वो कहेगा भैया गोडाउन जल गया, इसका मतलब ये ठीक है इसको रिनोवेट भी कराओ, साथ में मेरे को रेंट भी चाहिए 3 महीने का, मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो कोई बात नहीं, 2-3 महीने आप मत देना, पर 3 महीने का रेंट तो लूंगा, आगे ले लूंगा, पर अभी नहीं आपके पैसे कोई बात नहीं, पर आगे ले लूंगा। भाई मैं एक बात बताओ, मैं आपका गोडाउन है, आपने मुझे रेंट पे दिया 1 लाख रुपए पर मंथ के रेंट पे, अब पहले महीने में काम करूं या ना करूं, आप तो 1 लाख रुपए लोगे ना। अब उसमें आग लग जाए
ठीक है, आग लग गई, ठीक है, गोडाउन में आग लग गई, आप कहोगे भाई रिनोवेट करा के आप दोगे, पर रेंट भी दोगे साथ में। अब रिनोवेट कराने में 3 महीने लग जाएंगे, 3 महीने का रेंट भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप तो रेंट लोगे। सिंपल, आपको किससे मतलब, आपकी इनकम में रेंट से, आप कुछ भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। तो भैया वो देखो, अब मुझे एक बात बताओ, जो मेरा 1,40,000 रुपए आया लॉस ऑफ प्रॉफिट, सुनना मेरी बात ध्यान से, अभी मेरा ऊपर निकाला था ना कि प्रॉफिट का लॉस हुआ मेरे को, वो कंपनी मुझे क्लेम देती क्योंकि मैंने उसका इंश्योरेंस करा रखा है। लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का लॉस होगा मेरे को, जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, उसका लॉस हुआ मुझे प्रॉफिट का, वो मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कवर करा लिया और 1,40,000 इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे हाथ में रख दिया। अब जैसे 1,40,000 आया तो इंश्योरेंस कंपनी के बाद 1,00,000 इंश्योरेंस कंपनी आई, 1,40,000 रुपए दे गई, और वहां से आ गया ऑनर, गोडाउन का ऑनर कहता है भाई 1,00,000 तो निकाल के मुझे दे दो, 1 महीने का रेंट, ये 2-3 महीने का रेंट मैं ले जा रहा हूँ, 1,00,000 रुपए, 20-30 हजार सैलरी दो, उसके बाद सैलरी भी देनी है, और भी सारे फिक्स चार्जेस होते हैं। फिक्स चार्जेस मतलब सैलरी का खर्चा जो आपको देना ही देना है, रेंट का खर्चा जो आपको देना ही देना है, ये सारी चीजें जो गोडाउन में आग लगने के बाद की है। भाई अपने स्टाफ को सैलरी दोगे, अपने स्टाफ को सैलरी देने के बाद वहां पर गोडाउन का रेंट भी दोगे, अब जो दूसरा गोडाउन दोगे वो उसका भी रेंट भी दोगे। तो ये सब क्या है, स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं इसको, बोलते हैं कॉस्टिंग में तो स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं नाम, और यहाँ पर फिक्स चार्जेस कहते हैं, पर यहाँ पर भी फिक्स चार्जेस स्टैंडिंग चार्जेस कुछ कह लो, आपको बात पसंद। तो स्टैंडिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टैंडिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपने प्रॉफिट का तो रिस्क कवर कर लिया, अब जो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉफिट का लॉस देकर गई वो तो आपके फिक्स चार्जेस में ही चला गया। तो कॉन्सेप्ट कहता है, ये चैप्टर कहता है कि देखो आपके जो फिक्स चार्ज है ना उसके भी इंश्योरेंस करा, उसका भी करा लो इंश्योरेंस। आपके जो गोडाउन का 3 महीने का रेंट होगा वो भी 3 महीने का रेंट का इंश्योरेंस कराओ कि भैया मेरे स्टैंडिंग चार्जेस ये है, इनकम इंश्योरेंस कर दो, कल को आग लग जाएगी तो प्रॉफिट तो आप मुझे दोगे और प्रॉफिट मुझे फिक्स चार्जेस देने पड़ जाएंगे, क्या फायदा उसका। तो मेरे प्रॉफिट का तो इंश्योरेंस करो, साथ में स्टैंडिंग चार्जेस का भी इंश्योरेंस कर दो। अब स्टैंडिंग चार्जेस कई प्रकार के होते हैं, फिक्स चार्जेस कई प्रकार के होते हैं, उसमें से ऑनर कहता है कि कुछ सिलेक्टिव चार्जेस का तो इंश्योरेंस कराऊंगा और कुछ को नहीं कराऊंगा। तो जिन स्टैंडिंग चार्जेस बोले तो फिक्स चार्जेस, जिन फिक्स चार्जेस या स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस करा रखा है उसको इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कहा जाएगा आज के बाद। और जिन स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ उसको अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कहा जाएगा। अब 2 टाइप के इंश्योरेंस मैंने करा रहा हूं, पहला मैं करा रहा हूं अपने लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस, दूसरा मैं करा रहा हूं भाई प्रॉफिट का तो है पर फिक्स चार्जेस मुझे देने पड़ते हैं तो उसका भी इंश्योरेंस करा रहा हूं। बहुत सारे फिक्स चार्जेस है, सिलेक्टिव फिक्स चार्जेस का इंश्योरेंस कराया तो उतने का ही क्लेम मुझे मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या करेगा, हमने देखा कि भाई हमारे पास स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स चार्जेस, 2 टाइप के हो गए, एक हो गया इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, हो गया अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जिसके अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, हो सकता है कि मैंने बैंक से लोन लिया हो तो उसको मुझे ब्याज देना हो, बैंक तो नहीं रुकेगा ना। मैं बिजनेस में आग लग गई तो बैंक को क्या मतलब, बैंक आएगा भैया इंटरेस्ट दो, आपने लोन लिया तो आपको ब्याज भरना पड़ेगा, तो वो एक फिक्स चार्जेस होता है। तो कुछ फिक्स चार्जेस का तो आपने इंश्योरेंस ले लिया और कुछ का नहीं लिया, जिसका ले लिया उसको इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं। कितनी सारी बातें बता दी मैंने आपको बताई इंडिमिनिटी पीरियड, मैंने आपको बताई स्टैंडिंग पीरियड, मैंने आपको बताया शॉर्ट सेल, मैंने आपको बताया स्टैंडिंग चार्जेस, उसमें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बताया नहीं बताया। ये सारी बातें याद रखना, इकट्ठा आएगी पेपर क्वेश्चन के अंदर। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, लेट सपोज कि आपने सेल करी 5 लाख की, आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती है 1 लाख रुपए, इसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया अभी 4 लाख का। अब फिक्स चार्जेस आपके बहुत टोटल थे भाई 2 लाख रुपए, 2 लाख में से आपने कहा कि भाई 1.5 लाख का तो मैं इंश्योरेंस कराऊंगा और बाकी का इंश्योरेंस नहीं करा रहा, ये सारे नहीं कराए, तो 1.5 लाख का आपने इंश्योरेंस ले लिया, उसको बोलेंगे इंश्योर्ड फिक्स चार्जेस। अब कहानी उस इस तरीके से समझना कि आपका नेट प्रॉफिट रेट कैसे निकालोगे। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल इंटू 100। भाई 2 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ, सेल आपकी कितने की है जी 5 लाख की, तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 40% का आ गया नेट प्रॉफिट रेट है ये, एनपी रेशियो। नेट प्रॉफिट का मतलब है कि सेल का कितने 40% आपका नेट प्रॉफिट होगा, सेल का 40% नेट प्रॉफिट होगा। पर सोचो क्या मुझे इंश्योरेंस कंपनी से 2 लाख रुपए लेने, नहीं, इंश्योरेंस कंपनी से मुझे प्रॉफिट का लॉस तो लूंगा ही, साथ में वो भी तो लूंगा, साथ में वो भी तो लूंगा, है ना, दोनों 2 इंश्योरेंस कराया ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट का और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का। तो कहा कि भाई प्रॉफिट का हिस्सेदारी अब 2 होगी, तो सॉरी प्रॉफिट की हिस्सेदारी कर रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे हमें 2 हिस्सा देगी, एक तो नेट प्रॉफिट जो हमें लॉस हुआ और एक आग लगने की वजह से, और एक स्टैंडिंग चार्जेस जो हमने इंश्योर करा रखे हैं। इन दोनों को जोड़ो 2 लाख और 1.5 लाख। अब देखो बेसिकली क्या करा है, बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने फिक्स चार्जेस माइनस करके नेट प्रॉफिट जोड़ा। अब मैं कह रहा हूं इस 2 लाख में फिर से फिक्स चार्जेस जोड़ रहा हूं, तो बेसिकली जीपी में से जब आप फिक्स चार्जेस माइनस करते हो तो नेट प्रॉफिट आया, राइट, और आपने नेट प्रॉफिट में वापसी फिक्स चार्जेस जोड़ दिए तो जीपी तो बनेगा, इसको बोलते हैं जीपी रेट। जीपी रेट कैसे निकालेंगे, इधर ये जीपी रेट थोड़ा नया रेट है, जीपी रेट का मतलब सारे फिक्स चार्जेस नहीं,
इधर वाले जीपी रेट निकालने का तरीका है कि जो नेट प्रॉफिट आया उसमें इंश्योर्ड फिक्स चार्जेस जोड़ो, नेट प्रॉफिट में से सिर्फ इंश्योर्ड वाले जोड़ो। लॉजिक समझो कि मुझे प्रॉफिट ले कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी मुझे प्रॉफिट देगी और इंश्योरेंस कंपनी मुझे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस देगी, दोनों को जोड़ा, सेल कितनी है 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया जीपी रेशियो। इसको बोलते हैं जीपी रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? जीपी रेशियो। इधर आ जाओ जरा नीचे, अब अभी तो बहुत कुछ है, नीचे आ जाओ। कहता है स्टेप टू बी फॉलोड, स्टेप टू बी फॉलोड, आपको क्या करना होगा, स्टेप फॉलो करने होंगे अगर आपको यह जानना है कि कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। कौन कौन सा लेना है? एक तो प्रॉफिट का लॉस हुआ वो लेना है, और एक स्टैंडिंग चार्जेस जो इंश्योर करा रखे थे, इंश्योरेंस करा रहा था जिन फिक्स चार्जेस का, वो लेना है। दो लेना, दो चीज बता दिया मैंने आपको, तीसरी भी बताऊंगा अभी। दो चीज क्लियर हो गई? इधर देखो, पहला तरीका है कि पहले आप जीपी रेट निकालो। कैसे निकालना सिखाया जीपी रेट? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, दोनों को जोड़ दो, डिवाइड बाय सेल इनटू 100, ये आ गया जीपी रेट। जीपी रेट निकालने के बाद आपका आ जाएगा शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल कैसे बताई थी? शॉर्ट सेल बताई थी स्टैंडिंग पीरियड की सेल प्लस ट्रेंड या माइनस ट्रेंड, एस्टिमेटेड सेल माइनस एक्चुअल सेल ऑन द डेट ऑफ फायर। उसके बाद क्या आ जाएगी? शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल आ गई, तो जीपी रेट निकालना आ गया, शॉर्ट सेल निकालना आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? जीपी ऑन शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट, तो आपके पास आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट, जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, जो आपका पैसा एक्चुअली हमें ले रहा है। इसके बाद अब आगे आ जाती है कुछ एडिशनल खर्चे भी होते हैं। पहले पॉइंट बता दिया, पहला पॉइंट बताया लॉस ऑफ प्रॉफिट का। दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं जिनका भी इंश्योरेंस हम दोबारा करा ले। सर और कोई भी चीज है जिसका इंश्योरेंस कराते हैं? हाँ, और कोई भी चीज है। और तीसरी चीज आती है यहाँ पर ये, अब एग्जाम्पल सुनिए कि जिस पीरियड पर आपकी आर लगी उसको हम इंडिमिनिटी पीरियड कहते हैं। अब इस पीरियड पे आग लगी, इंडिमिनिटी पीरियड यही है हमारा, ठीक है जी, इस पीरियड पे हमारी आग लगी, इंडी पीरियड यही है। अब ऐसे केस के अंदर आप सोचो, इस पीरियड पे आग लगी, वहां पर गोडाउन, गोडाउन हमने ले रखा है। अब गोडाउन के स्टॉक तो जला जला, साथ में गोडाउन भी तो जल गया। अब गोडाउन जला, जलने के बाद क्या हुआ कि हमने दूसरा गोडाउन लिया, क्योंकि भैया हमें सेल तो करनी है, तभी तो कुछ ना कुछ सेल तो होगी। इसके लिए हमने क्या करना है? दूसरा गोडाउन लेना। दूसरा गोडाउन लेंगे तो दूसरा गोडाउन के रेंट देना पड़ेगा, इसका तो देना ही है। इस वाले इसका जो रेंट देना है, जो ये वाला गोडाउन है जिसमें आग लगी, उसको हमने बोला स्टैंडिंग फिक्स चार्जेस, स्टैंडिंग चार्ज या फिक्स चार्जेस, जिसको हम इंश्योरेंस करा रहे हैं। एक दूसरा गोडाउन भी लेना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस। अब आप दूसरा गोडाउन लोगे, उसका रेंट पे करोगे, तो भैया ये भी तो आपके पास एडिशनल एक्सपेंस हो गया। कहता है इसका भी इंश्योरेंस ले लो, इसका भी ले लो। तो इंश्योरेंस सिर्फ प्रॉफिट का मत लो, क्योंकि जब आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट का पैसा आएगा तो उसमें आप फिक्स चार्जेस पे कर दोगे, रेंट पे कर दोगे, तो फायदा क्या हुआ उस प्रॉफिट का? कहता है जो भी चार्जेस आग लगने की वजह से एक्स्ट्रा हो रहा है ना, वो सब ले लो इंश्योरेंस का। अभी तो भाई इंश्योरेंस लेने का फायदा भी हुआ। भाई मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, भाई मेरा प्रॉफिट का इंश्योरेंस दे देना आप। प्रॉफिट है जी 5 लाख रुपए, खर्च हो गया 8 लाख रुपए आग लगने की वजह से, तो 3 लाख का तो वैसे ही लॉस हो गया। तो इंश्योरेंस लेने का फायदा क्या है? मैं लॉस को, रिस्क को कवर कर रहा हूँ, तो पूरा करो। तो प्रॉफिट का भी लो, स्टैंडिंग फिक्स चार्जेस का भी लो, और जो एडिशनल एक्सपेंस आप कर रहे हो जिसकी वजह से लागने की वजह से जो एडिशनल एक्सपेंस कर रहे हो उसका भी लो। तो एडिशनल एक्सपेंस का भी हम इंश्योरेंस लेते हैं। इधर देखिए, अनदर फैक्ट्री हायर करनी पड़ेगी, रेंट देना पड़ेगा, उसमें एडिशनल खर्चे होंगे, तो ऐसे केस के अंदर हम एडिशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे, उनका भी इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो एडिशनल एक्सपेंस का भी इंश्योरेंस हम ले लेंगे। अब एडिशनल एक्सपेंस हम कैसे निकालेंगे कि कितना एडिशनल एक्सपेंस हमारा हुआ है, जो इंश्योरेंस कंपनी हमें साथ में वो भी पे करेगी। एक तो प्रॉफिट का हिस्सा देगी, प्रॉफिट जो हुआ है, जो प्रॉफिट का लॉस हुआ है वो देगी इंश्योरेंस कंपनी। एक जो स्टैंडिंग चार्जेस मैंने इंश्योरेंस करा रखे, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वो भी देगी, और जो एडिशनल खर्चा कर रहा हूं वो भी देगी। अब एडिशनल खर्चा कितना देगी, कितना एडिशनल खर्चा हुआ, उसको निकालने के लिए हमने कहा इन तीनों जो नीचे दे रखे, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा उसको हम एडिशनल एक्सपेंस कहेंगे। इन तीनों में से जो मिनिमम होगा उसको एडिशनल एक्सपेंस कहा जाएगा, और वो एडिशनल एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी साथ। तो इन तीनों में से मिनिमम का मतलब है, पहला आता है एक्चुअल एक्सपेंस, कि जो एडिशनल खर्चा आप कर रहे हो आग लगने की वजह से, जो आपने अदर दूसरी फैक्ट्री ली, उसका रेंट जो पे करा वो एक्चुअल एक्सपेंस होगा। तो जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो ले लो, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल जनरेटेड बाय इंकरिंग द एडिशनल एक्सपेंस। आपने ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करा एडिशनल सेल करके, एडिशनल आपने सेल करी, उससे आपने जीपी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करा,
अब जब एडिशनल सेल आप कर रहे थे तो एडिशनल सेल करने के लिए आपने एडिशनल खर्चे भी करे, वो आप ले लेने यहाँ पर उस, ठीक है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन बेसिकली। और आ जाएगा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। अब प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस निकालने के दो तरीके। पहला तरीका ये है कि कैसे निकालेंगे, एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन में नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। ये आपको याद करना पड़ेगा। एडिशनल एक्सपेंस जो भी आप कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड, ऊपर जोड़ दो ना प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड, ये तो पहले भी जोड़ा था, फिर नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, ये है दूसरा। एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर। इन दोनों में से एक, दोनों याद करने पड़ेंगे आपको, कोई सा भी आ सकता है, क्योंकि अगर मान लो आपको नेट प्रॉफिट इंश्योर ना देते हुए ये दे दिया हो, एनुअल टर्नओवर दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, तो ये लिखोगे ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर अपॉन में ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर प्लस जो ऊपर है वही नीचे, पर नीचे वाले में प्लस कर देंगे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मल्टीप्लाई एडिशनल एक्सपेंस। तो ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। सुनो, जब ये दोनों से आप निकालोगे ना प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, प्रोपोर्शनेट निकालोगे तो इन तीनों के अमाउंट निकालने के बाद जो लोअर होगा वो माना जाएगा एडिशनल एक्सपेंस। बस यही एक बड़ा है, बाकी इसके ऊपर का तो सारा आपको समझ में आया था। बस यही चीज एक बड़ी है जिसमें आपको मिनिमम देखना पड़ता है। पर क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी प्रोपोर्शनेट और ये दोनों गिवन होता है, एक्चुअल आपको तीनों गिवन होता है तो मिनिमम करना आसान हो जाता है। पर जब गिवन नहीं होता तो सबसे बड़ी ये तो गिवन ही होगा। जब ये गिवन नहीं होता ना, इसमें दिक्कत आती है। याद करने का तरीका क्या है, देखो सिंपल, थोड़ा सा ध्यान जब आप लगाओगे ना, सारी खेल है ध्यान लगाने का। ध्यान आपने लगाया ना तो याद, थोड़ा सा आप बंद करो और सोचो कि एडिशनल एक्सपेंस था, फिर मैंने मल्टीप्लाई करा, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड ऊपर था, फिर नेट प्रॉफिट प्लस ऑल नीचे था, ये तो था। फिर दूसरा क्या था, दूसरा था कि भाई एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर पे जो ग्रॉस प्रॉफिट वही ऊपर, जो एनुअल टर्नओवर ग्रॉस प्रॉफिट है वही नीचे, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। पर थोड़ा सा ध्यान लगाने का, याद हो जाता है। ध्यान नहीं लगाओगे आप पहले ही अगर घबरा जाओगे कि यार कैसे याद करूं क्या है, तो फिर होगा ही नहीं, फिर कुछ करना। ठीक है, ये आ जाने के बाद एडिशनल एक्सपेंस आ जाएगा, और तीनों आ जाएंगे, तीनों में से जो मिनिमम होगा वो एडिशनल एक्सपेंस होगा। मैं आपको इसका एग्जांपल भी समझा देता हूं। आपको इसका एग्जांपल देखो, एक्चुअल सेल ऑन इंडिपेंडेंट पीरियड हुई 20,000 रुपए, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस ऑन दैट पीरियड। अब जब हमने सेल करी तो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस हुआ, वो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस यही वाला है, ये वाला बीच वाला। जो आपने एडिशनल सेल करी उसमें एडिशनल खर्चा क्या हुआ वो ये, ठीक है जी, ठीक। कितने का सेल करा आपने जी, 4500 रुपए का, 4500 का पड़ा है, जो कि 25% जो भी है 4500 का करा, पता नहीं क्या दे रखा है, मैं लिखा में समझ नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये तो भूल जाओ, ये कह रहा है भैया, ये आपसे कह रहा है कि ये एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस है। एक्चुअल मतलब एक्चुअल खर्चा, ये वाला है। एक ये 3 था ना, मिनिमम 3, एक्चुअल एक्सपेंस वही वो है 4500 रुपए। फिर ये कैसे निकालोगे, ये निकालोगे जो सेल आपको दे रखी है उसका 25% जो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है उससे निकल जाएगा एडिशनल खर्चा, और प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका अलग हो गया। तो ये देखो एग्जांपल में जो दे रखा है, एग्जांपल में क्या दे रखा है, एक्चुअल सेल दे रखी है, जीपी रेट दे रखा है। एक्चुअल सेल को जीपी रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल जनरेटेड बाय इंकरिंग एडिशनल एक्सपेंस। 20,000 जो है सेल थी, 25% का रेट है, 5,000 पे आ गया ग्रॉस प्रॉफिट जो मिडल वाला था। उसके बाद आपके पास आ गया एक्चुअल एक्सपेंस, जो एक्चुअली एक्सपेंस हुआ 4500 रुपए का, ये तो आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, स्टैंडिंग चार्ज, क्योंकि फॉर्मूले में इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड दोनों थे, तो इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज निकालना होगा। इंश्योर्ड कितना, अनइंश्योर्ड कितना, और नेट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है जी। अगर गिवन नहीं हो तो निकाल लेंगे भाई, अभी प्रॉपर सीखा, जब मैं इकट्ठा कराऊंगा ना क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। 1.5 लाख इंश्योर्ड है, अनइंश्योर्ड है आपके पास ना 2 लाख का, ये इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो फॉर्मूला क्या था, एडिशनल एक्चुअल एक्सपेंस, जो आपने एक्चुअल एक्सपेंस करा 4500 प्लस नेट प्रॉफिट प्लस अनइंश्योर्ड प्लस अपॉन में नेट प्रॉफिट प्लस ऑल, यही तो है दोस्त, ये वाला नहीं है। एक्चुअल एक्सपेंस नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड, नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट था 2 लाख, ये था 1.5 लाख, ये 2 लाख, ये और 2 लाख, ठीक है जी। ये एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस कितना 4500। इससे क्या निकला हमारा, इससे हमने निकला 3375। अब हमारे पास एक्चुअल एक्सपेंस था 4500, ग्रॉस प्रॉफिट जो कमाया उसमें एडिशनल खर्चा करके वो था 5000, और प्रोपोर्शनल एक्सपेंस था 3300। इन तीनों मिनिमम क्या है 337।
इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए, फाइनल क्लेम कितना होगा, पॉलिसी अमाउंट और पॉलिसी नीडेड, ये तो मैं आपको वहीं सिखा दूंगा। फाइनल क्लेम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जाओ पहले स्टेप देखो। स्टेप पहला स्टेप है कि आप जीपी रेट निकालो, सारे ट्रेंड को कंसीडर करते हुए शॉर्ट सेल निकालो, और जीपी रेट और शॉर्ट सेल को मल्टीप्लाई करके आपका निकल जाएगा ग्रॉस। इसके बाद निकालो एडिशनल खर्चे, एक्सपेंसेस जो हमने डिस्कस कर लिया ऊपर। उसके बाद निकालो ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम में क्या आएगा कि जो आपने प्रॉफिट, जो आपने सेल करी उस पर जो होने वाला प्रॉफिट था वो, प्लस एडिशनल जो खर्चे करे वो, इन दोनों को जोड़ेंगे, ग्रॉस क्लेम आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम। कैसे निकालना, ध्यान से, पॉलिसी वैल्यू कितने की है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर पे कितना प्रॉफिट होना, टर्नओवर मतलब सेल, सेल पे कितना प्रॉफिट होना था, और एक्चुअली में क्लेम हमें कितना चाहिए, टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, टोटल प्रॉफिट क्लेम कितना आना चाहिए। तो इस तरीके से आप निकालोगे अमाउंट ऑफ क्लेम। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी तो मैंने बस आपको एक पूरे कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू बताया है, जब हम क्वेश्चन करेंगे दोस्त तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये नहीं आने वाला। तो सामने मैंने क्वेश्चन खोला, और क्वेश्चन भी देखो ऐसा वैसा नहीं खोला मैंने आपको, क्वेश्चन ही मैंने आपको खोला है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, जिसके आंसर नहीं है बुक के अंदर। ठीक है, आइए जरा करते हैं स्टार्ट। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, अ फायर अकर ऑन 1 फैब 2022 इन प्रेमाइसेस ऑफ लेजेंड लिमिटेड। 1 फैब को आग लग गई थी 2022 को। अ रिटेल स्टोर एंड बिजनेस वाज पार्शली डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया, अनसिचुएशन हो गई, अबनॉर्मल सिचुएशन हो गई बिजनेस के अंदर, और 30 जून तक हो रही, अप टू 30 जून तक। तो इंडिमिनिटी पीरियड क्या हो गया, 1 फैब से 30 जून तक। स्टेप्स को कंसीडर करिएगा। स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, दूसरा स्टेप है शॉर्ट सेल निकालना, और तीसरा स्टेप है ग्रॉस प्रॉफिट है, शॉर्ट सेल पे कितनी ग्रॉस प्रॉफिट होती है वो निकालना। 3 स्टेप तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे आगे डिटेल दे रखिए, कहता है टर्नओवर का मतलब होता है सेल, एक्चुअल सेल, ठीक है ना, टर्नओवर में कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअल सेल है। एक्चुअल सेल हो गई इंडिमिनिटी पीरियड की 80,000 रुपए। एक्चुअल सेल हो गई उससे पहले की, मतलब पिछले साल की एक्चुअल सेल होगी 2 लाख रुपए। ठीक है जी, पहले तो आप इधर देखिए, पीरियड समझो आप, जब तक आप पीरियड नहीं समझोगे तब समझ नहीं आएगा। सिंपल होते हैं क्वेश्चन, बस क्या होते हैं थोड़े से लॉन्ग होते हैं बस। तो 3-4 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस हो जाते हैं ना तो एक स्पीड बन जाती है। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के बाद जब इसके 2-3 क्वेश्चन और कर लीजिएगा, ठीक है। पीरियड देखिए, तो इंडिमिनिटी पीरियड है वो 1 फैब 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, तो ये पीरियड है वो इंडिमिनिटी पीरियड। जहां पर फायर करूँ। अब इसके पिछले साल देखो, इसका पिछले साल क्या बोल रहा है, 1 फैब 2011 नहीं है 2021 है, 1 फैब 2021 से 31 जनवरी 2022। भैया ये क्या है, 31 जनवरी 2022 ही होगा इसका पिछले वाला दिन, इसका पहले वाला दिन क्या होगा, और 1 फैब 2021 लगाना हिसाब। 1 फरवरी, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, पूरे 12 महीने हो गए। तो ये पूरे 12 महीने, यह है लास्ट फाइनेंशियल ईयर, 12 मंथ है, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब डाटा क्या क्या दे रखा है, डाटा दे रखा है कि भाई एक्चुअल सेल आपको दे रखी है, इस पीरियड की जो एक्चुअल सेल है वो दे रखी है आपको। एक्चुअल सेल एक क्वेश्चन कराना ढंग से करा देता हूँ, फिर प्रैक्टिस अच्छे से करना आप, है ना। 80,000 रुपए की दे रखी है। ऐसे तो रिवीजन में उड़ा देते हैं टीचर, तो तरीके से बता देता हूँ। टर्नओवर फ्रॉम 1 फैब से 30 जून तक, 1 फैब से 30 जून तक, 1 फैब से 30 जून 2021 तक, सेम पीरियड का टर्नओवर। जिस पीरियड पे आग लगी, इस पीरियड पे ये आग लगी है ना, उसी पीरियड का टर्नओवर भी दे रखा है आपको, 30 जून। देते नहीं होते, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडिंग पीरियड। स्टैंडिंग पीरियड की सेल दे रखी है, ऐसे पता लगाना पड़ता है। स्टैंडिंग पीरियड की सेल है 2 लाख रुपए, ठीक है जी, 2 लाख रुपए। और पूरे साल की सेल कितनी है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की सेल,
जिसको हम क्या कहते हैं 1 फेब से स्टार्ट होता है और 31 जैन 2022 पे खत्म होता है, 2021 से स्टार्ट होता है। ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर की सेल दे रही है, पिछले साल की सेल। पिछले साल की सेल कहाँ काम आएगी? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में। स्टैंडिंग पीरियड की सेल काम आती है एस्टिमेटेड सेल निकालने में करंट ईयर की, ठीक है जी। ये दे रखी है 4,50,000। लास्ट ईयर प्रॉफिट भी दे रखा है, और भी बढ़िया हो गया। लास्ट ईयर प्रॉफिट दे रखा है आपको 70,000 रुपए। अब ज्यादा, अब बाकी चीजें ना सेम सेम सीधी सीधी दिख रही है, लिखने की जरूरत नहीं है। इंश्योर्ड कितने हैं टोटल? अच्छा टोटल है 64,000 रुपए स्टैंडिंग चार्ज, उसमें इंश्योर्ड है 56, तो बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे? अनइंश्योर्ड, ठीक है सर। 8,000। टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, सेल ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर पता है कौन सा है तो वैसे ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, वो फाइनेंशियल ईयर होता है। तो ये इररिलेवेंट सेल है, इसका मतलब इतना यूज है नहीं मेरे हिसाब से। टर्नओवर फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल होता है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का, ठीक है। इसको भी ऐसे रख दो। अभी द कंपनी इंकर एडिशनल अमाउंटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंस दे रखा है 6,700, विच रिड्यूस द लॉस इन टर्नओवर, ठीक है जी। टर्नओवर के लॉस को रिड्यूस करता है कि अगर मैं खर्चा नहीं करता तो मैं सेल नहीं कर पाता। खर्चा करने की वजह से मैंने एडिशनल सेल करी। एडिशनल सेल करने से क्या हुआ कि मेरा जो एक्चुअल टर्नओवर था उसको थोड़ा कम करा। जो सेल 15 लाख की होनी चाहिए थी उसमें से मैंने 5 लाख की कर दी, तो एक्चुअल सेल को 10 लाख रुपए लॉस होता सेल का। देयर वाज अ सेविंग ड्यूरिंग द इंडिमिनिटी पीरियड। सेविंग का मतलब क्या होता है कि कुछ फिक्स चार्जेस कंपनी, किसी रेंट वाले ने कहा कि चल कोई बात नहीं 2,450 रुपए कम दे दियो, इतने मत, तो ये हो गया सेविंग। ये रेंट वाला ही सैलरी आया, हमने कहा कि हमारे पास इतना ऐसा नहीं हो पा रहा अभी, ये वो, उसने कहा भाई चलो 2,450 रुपए मत देना, बाकी कर दो, तो ये होता है सेविंग। और सेविंग को हम क्या करते हैं? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जेब से गया थोड़ी ना। अब सुनो मेरी बात, लेट सपोज कि 22,450 रुपए का मुझे रेंट पे करना था और इसका मैंने इंश्योरेंस कराया हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या देगी? 22,450 देगी। बट इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि ऐसा भी हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी ने या फिर हमने देखा कि 2,450 तो रेंट वाले ने वैसे ही छोड़ दिए, तो मुझे उसको देना कितना है? 20,000। तो इंश्योरेंस कंपनी भी कितना देगी? मुझे 20 देगी। ऐसे नहीं कर सकते कि 20,000 दे रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी से 2,450 ले लिया। अरे उसने वो छोड़ दिए ना, उसको बोलते हैं सेविंग। तो एक्चुअली में आप भाई भले ही आपने रेंट का इंश्योरेंस करा था 22,450 का, एग्जांपल दे रहा हूँ, 22,450 का एग्जांपल है, कहीं 22,450 ढूंढ लग जाओ क्वेश्चन के अंदर। 22,450 का आपने एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने रेंट देना था, उसका आपने इंश्योरेंस कराया और 2,450 में छोड़ दिए, तो 20 दोगे ना आप, तो 20 ही आएगा वहां से, तो लेस करना पड़ता है सेविंग को इंडिमिनिटी से, ठीक है। और कह रहा है जी ट्रेंड जो है वो 15% है, टर्नओवर पे ट्रेंड आपको देखना है जो 15% है। तो अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर पॉलिसी कैसे निकालेंगे? कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने, स्टेप्स को ध्यान रखिएगा। अब देखो स्टेप अगर आपको आ गए तो बढ़िया हो गया। तो क्या है? पहला स्टेप हो गया कैलकुलेट जीपी रेट। स्टेप नंबर 1 की बात कर लेते हैं, कैलकुलेट जीपी रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट। रेट कह रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेट। इधर ध्यान दीजिए, कैलकुलेट जीपी रेट। एक मिनट, इधर फाइंड आउट जीपी रेट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल ट्रेंड। कंसिडर ट्रेंड करके जीपी रेट को फाइंड आउट करना है। अब देखिए जीपी रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला क्या होता था? जीपी रेट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। चार्जेस अपॉन में टर्नओवर सेल, बोल दो सेल इनटू 100, यही होता है फॉर्मूला। अभी हम डिस्कस करता रिवीजन के अंदर, ठीक है। और टर्नओवर सेल फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ये यहां होता है। अब यहां पर काम आएगा, वो लास्ट फाइनेंशियल वाली सेल है ना, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने कितनी सेल करी, पिछले फाइनेंशियल में आपका नेट प्रॉफिट कितना था। दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है, और इसलिए गिवन थी क्योंकि मैंने निकाला। देखो ना, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से चालू और 31 मार्च को खत्म, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट था इतना, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा टर्नओवर था इतना। अगर आप फाइनेंशियल ईयर नेट प्रॉफिट ले रहे हो फाइनेंशियल पिछले फाइनेंशियल ईयर का, तो सेल आप ये नहीं ले सकते 1 फरवरी से 31 जून तक की, 30 जून तक की, गलत हो जाएगा ना। ये नहीं ले सकते, सॉरी यही कह रहा हूँ, ये वाली सेल नहीं ले सकते, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर नहीं है। 31 जनवरी 2000 और 1 फरवरी, 1 फरवरी ये जो फाइनेंशियल स्टार्ट होगा
जो फाइनेंशियली स्टार्ट होगा वो 1 फरवरी से नहीं होगा दोस्त, वो कहां से स्टार्ट होगा, वो होगा 1 अप्रैल से। तो आपको जो नेट प्रॉफिट लास्ट फाइनेंशियल और टर्नओवर सेल फॉर लास्ट फाइनेंशियल, इन दोनों की हेल्प से आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए नेट प्रॉफिट दे रखा है 70,000 रुपए, पिछले साल की सेल कितनी दे रखी है, जो एक्चुअल सेल है पिछले साल की, एक्चुअल जो फाइनेंशियल ईयर होता है 4,20,000 रुपए की। तो 70,000 अपन में 4,20 करने से पहले पहले वो जो आपके पास इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस है वो जोड़ दो 56,000 रुपए, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला यही होता है। तो नेट प्रॉफिट आपके दे रखा है 70,000, 56,000 रुपए आपका क्या होगा इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, लास्ट ईयर की सेल आपको दे रखी है 4,20,000 और इंटू 100, तो पिछले साल का जीपी रेट आ गया। ये जीपी रेट क्या है, प्रीवियस ईयर का है, और जो पिछले साल का होता है वही हम नेक्स्ट ईयर कंसीडर करते हैं। ठीक है सर, चलिए चलिए 70,000 प्लस 56,000, 70,000 प्लस 56,000 डिवाइड बाई 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया जी 30%। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया 30%। अब स्टेप नंबर 2 है कैलकुलेट करो शॉर्ट सेल। कैलकुलेटिंग शॉर्ट सेल, ये देखो स्टेप नंबर 2 है कैलकुलेटिंग शॉर्ट सेल, दिखा दो आपको। फाइंड आउट शॉर्ट सेल, डिस्कस कैसे करा था, सबसे पहले निकालो सेम पीरियड की सेल, स्टैंडिंग पीरियड सेल, क्या आ रहा है, स्टैंडिंग पीरियड सेल, इसमें ऐड करो ट्रेंड, 15% का ट्रेंड ऐड करना है, फिर आ जाएगा एस्टिमेटेड टोटल सेल, फिर यहां से माइनस करेंगे सेल इन इंडिविनिटी पीरियड, या आप ऐसे ले सकते हैं एक्चुअल सेल, वो उसका मतलब ही होता है सेल फॉर इंडिविनिटी पीरियड, और यहां पर आ जाएगा क्या, शॉर्ट सेल। पहले तो स्टैंडिंग पीरियड सेल कितनी है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, स्टैंडिंग पीरियड का मतलब होता है सेम ईयर पिछले साल का, सेम ईयर पिछले साल का 1 फरवरी से 30 जून, ये तो आपका एक्चुअल सेल हो गया। 1 फरवरी से 30 जून 2021, ये पिछले साल है, 2 लाख की है सेल, पिछले साल सेल थी 2 लाख की, सेम पीरियड जिस पीरियड पे इस साल आग लगी, इस पे 15% का ट्रेंड जोड़ देंगे, 2 लाख का 15% कितना हो गया जी 30,000, ये आपके पास हो गया टोटल एस्टिमेटेड सेल 2,30,000। अब 2,30,000 में से आपका एक्चुअल सेल इस साल की कितनी है सेम पीरियड की, 80,000, 80,000 आपने यहाँ से माइनस करा, तो अब आपके पास शॉर्ट सेल आ गई, तो 2,30,000 में से 80,000 हटा दिए, तो 1.5 लाख की आपके पास शॉर्ट सेल है। क्लियर हुआ जी, ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तीसरा स्टेप है जीपी ऑन शॉर्ट सेल, रेट गिवन है, शॉर्ट सेल गिवन है, निकाल लो जीपी ऑन शॉर्ट सेल। स्टेप नंबर 3, जीपी ऑन शॉर्ट सेल। तो जीपी कैसे निकालेंगे, शॉर्ट सेल इंटू रेट, शॉर्ट सेल दे रखी है 1.5 लाख की, रेट दे रखा है 30%, 1,50,000 का 30%, कितना आ गया जी 4,50,000 यानी 45,000, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर हो गया जी, 3 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमारा एडिशनल एक्सपेंस वाला स्टेप आएगा। 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, फाइंड आउट एडिशनल एक्सपेंस, स्टेप नंबर 4, कैलकुलेटिंग एडिशनल एक्सपेंस। कैलकुलेटिंग एडिशनल एक्सपेंस, मिनिमम ऑफ बिलो 3 फ्लोइंग, नीचे दिए गए तीनों में से जो मिनिमम होगा वो, पहला आ जाता है एक्चुअल एक्सपेंस, दूसरा आता है ग्रॉस प्रॉफिट जनरेटेड ऑन टर्नओवर विथ एडिशनल एक्सपेंस, और तीसरा आ जाता है प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस निकालने के लिए आपको चाहिए एक्चुअल एक्सपेंस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस
अपॉन में नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, ये होता है। और इन तीनों में से जो लोअर होगा उसको हम वहां पर शो करेंगे, ठीक है। फिर ग्रॉस क्लेम निकालेंगे, बाद की बात है, पहले इधर आ जाओ। सबसे पहले देखो एडिशनल एक्सपेंस आपने कितना करा, 6700 का आपने एडिशनल एक्सपेंस कर दिया। 6700 का क्या करा है दोस्त, एडिशनल एक्सपेंस करा है। वो दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल जनरेटेड बाय एडिशनल एक्सपेंस। देखो ये आपको दे रखा है 6700, ये तो यहाँ लिख दो 6700। देखिए ये मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो उसको निकालने का तरीका गिवन होना चाहिए, वो भी नहीं गिवन है तो नील कर देंगे, ये आपको नॉट एप्लीकेबल, इसको ध्यान ही नहीं देंगे, नील नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने नील लिख दिया तो सबसे कम क्या होगा, नील हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल मतलब ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी में देखेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे जी। एक्चुअल एक्सपेंस कितना है 6700, यहाँ निकाल दो। 6700 का एक्चुअल एक्सपेंस है, प्लस नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का कितना था, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले में डिटेल हमें प्रॉपर गिवन नहीं है। नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट नहीं है। देखो हमें ना क्वेश्चन के अंदर ना ये दे रखा है, टर्नओवर दे रखा है, 1 फरवरी से 31 जनवरी का टर्नओवर दे रखा है, और वो टर्नओवर है जो हमारे फॉर्मूले में है ये वाला। और जब ये गिवन होगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दिखा देते हैं एक बार। ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर ये निकालने का तरीका है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर प्लस है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो ये फॉर्मूला लगेगा वहां पर। एक्चुअल एक्सपेंस मल्टीप्लाई ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर अपॉन में ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सर इसके लिए हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एनुअल टर्नओवर, ठीक है जी। सुन लो मेरी बात दोबारा, जब क्वेश्चन के अंदर आपको एनुअल टर्नओवर दे रखा होगा तो ऐसे केस के अंदर आप एनुअल टर्नओवर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब क्वेश्चन के अंदर एनुअल टर्नओवर नहीं दे रखा तो आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये एक अजम्पशन है जो स्टडी मैट द्वारा ली गई है। अगर आप स्टडी मैट का फॉलो करते हैं तो आपको ये अजम्पशन माननी होगी। एनुअल टर्नओवर का मतलब क्या होता है जो यहाँ पर यूज होने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर का मतलब ये होता है इस पीरियड पे, जिस पीरियड पे आपकी आग लग गई थी 1 फरवरी से 30 जून ना, इससे जस्ट पहले से 12 महीने, उसको बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। उसको क्या बोलते हैं, एनुअल टर्नओवर। जिस पीरियड पे आपकी आग लग गई थी 1 फरवरी से 30 जून तक आग लग, 1 फरवरी से पहले के 12 महीने कौन से हो गए, 1 फरवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक, यही हुआ ना। इसी को बोलेंगे टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी। अब इसके लिए मुझे अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर। जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, सबसे पहले जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर निकालने के लिए एनुअल टर्नओवर लिखो, एनुअल टर्नओवर फ्रॉम 1 फैब, 1 फैब क्या होता है एनुअल टर्नओवर, 1 फैब 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक। ध्यान सुन लो, फिर से बता रहा हूं क्या होता है एनुअल टर्नओवर। इधर जो एनुअल टर्नओवर का मतलब क्या है, जिस दिन आपकी आग लगी 1 फरवरी, उससे पहले 12 महीने की सेल दे रखी नहीं दे रखी, देखो उससे पहले 12 महीने होते हैं 31 जनवरी से 1 फरवरी, उससे पहले तो उसकी सेल दे रही, इसको बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। इसकी हेल्प से निकालेंगे 4,50,000। अब देखो पिछले साल जो सेल होगी उस पर ट्रेंड भी जुड़ेगा, और ट्रेंड कंसीडर करना है तो 15% का हमने ट्रेंड कंसीडर करा,
ये आ गया जी 15% इसके अंदर जोड़ दो, खत्म होने वाला, क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। 4,50,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 57, 67,500, इसको जोड़िए 5,17,500, यह आ गया। अब इसका आप निकालोगे ग्रॉस प्रॉफिट तो आ जाएगा जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। 5,17,500 मल्टीप्लाई बाय 30% था ना जीपी रेट, 30%, क्या आ गया 1,55,250। पीछे आ जाओ, तो इसका फॉर्मूला एक्चुअल एक्सपेंस कितना है 6,700 मल्टीप्लाई 1,55,250 अपॉन में 1,55,250 प्लस अनइंश्योर्ड एक्सपेंस कितना है, अनइंश्योर्ड टोटल इंश्योर्ड टोटल स्टैंडिंग चार्जेस में से हटा दो, मतलब 64,000 टोटल है, जिसमें 56,000 इंश्योर्ड है, तो 8,000 हो गया अनइंश्योर्ड, 8,000 यहाँ पर जोड़ दीजिए और बाहर लिख दो, और जो लोअर होगा उसमें से नॉट एप्लीकेबल वाला कंसिडर नहीं करा जाएगा। 1,55,250 प्लस 8,000, 1,63 आ गया 250, 6,700 मल्टीप्लाई 1,55,250 डिवाइड बाय 1,63,250। सॉल्व कर लो सर, इसको सॉल्व कर लो। 6,700 मल्टीप्लाई बाय 1,55,250 डिवाइड बाय 1,63,250, ये आ गया 6,371, ये आ गया सर 6,371, 0.6 आ रहा है तो 6,372 कर देता हूं। इन तीनों में से जो लोअर होगा वो आपका एडिशनल एक्सपेंस माना जाएगा। ये तो वर्किंग नोट में दिखा देंगे, वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा आपको, स्टेप जो चल रहे हैं ना वर्किंग नोट, ये आप तक आएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एडिशनल एक्सपेंस आ गया, सिक्स थ्री सेवन टू। कितने स्टेप कंप्लीट कर लिया हमने, स्टेप 4 तक पहुंच गया। अब स्टेप नंबर 5 पे आ जाओ। 5 कहता है, स्टेप नंबर 5 कहता है कि ग्रॉस क्लेम निकालो। ग्रॉस क्लेम निकालने के लिए कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल में एडिशनल एक्सपेंस जोड़ दो। इसमें एक चीज माइनस करेंगे, सेविंग, ये बात ध्यान है, यहाँ पर ऐड कर लो, सेविंग माइनस होगी यहाँ पर, क्योंकि उतना पैसा हमारा बच गया तो हम मांगेंगे नहीं। स्टेप नंबर 5 ग्रॉस क्लेम निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल प्लस एडिशनल एक्सपेंस जो आपके हो गए माइनस सेविंग ऑन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। आया ना, सेविंग ऑन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एक्चुअली में है क्या कि उस रेंट वाले बंदे ने हमसे कहा कि इतना मत देना, तो हम उतना, हमारी सेविंग हो गई, तो उतना हम लेंगे भी नहीं इंश्योरेंस कंपनी से। यही होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी खुद ही हैंडल कर लेती है, ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया जी, पहले स्टेप पे देखो, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल आया 45,000 प्लस ये तो आ गया 45,000 प्लस ये आ गया 6,372, और सेविंग कितनी है वो देखो। ये बार बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, पहले ही बता रहा हूँ, बार बार ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, इसी क्वेश्चन में गिवन है 2450 सेविंग, तो हटा देना है वो लास्ट में 2450। इतना नहीं मांगेगा इंश्योरेंस कंपनी से, ये कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखो दोबारा सुनो, 45,000 रुपए कैसे आया, 45,000 आने के लिए हमने क्या करा, 45,000 आने के लिए हमने 56,000 जोड़ा था ना ग्रॉस प्रॉफिट में, जोड़ा था, तो भी तो 45 आया, 56 आया, 30% में जुड़ा हुआ है, 56 क्या है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और उसमें सेविंग होगी तो वो हटा दिया हमने यहाँ से। 45,000 में क्या जुड़ा है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का परसेंटेज प्लस 6,372 एडिशनल जो हुआ, और माइनस इतना पैसा हमें नहीं देना 2450, तो 48,922 हमें अप्रोक्सीमेटली मेरा ग्रॉस क्लेम में इतना आना चाहिए। और निकालेंगे क्या, लास्ट स्टेप है आपका पास अमाउंट ऑफ क्लेम, स्टेप नंबर 6 अमाउंट ऑफ क्लेम। अब देखिए अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए आपको ना ग्रॉस टर्नओवर चाहिए था, वो जीपी से ऑन टर्नओवर वो चाहिए था। देख लो कभी भी निकालना हो, देखो यहाँ पर देखो जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। ये हम इसलिए जब भी आप एडिशनल एक्सपेंस लगाओ तो एडिशनल एक्सपेंस में कोशिश ये करो कि जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर वाला ही फॉर्मूला लगाओ, जिसके अंदर वहां जब हम निकालोगे तो यहाँ पर भी उसका यूज आएगा। अगर आप वहां पर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, लेट्स सपोज कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं,
दो फॉर्मूले आपको बताए, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तब भी आपको जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर तो चाहिए, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ पॉलिसी में काम आएगी। तो कोशिश करो इस वाले फॉर्मूले को ना अप्लाई करते हुए इस वाले को कंसीडर करा करो पहले, जब आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन तब कंसीडर करना। वैसा होगा नहीं कि इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो, पर इस वाले को कंसीडर कर लीजिएगा, राइट। इसको ना करते हुए पहले इसको कंसीडर करना है, ठीक है सर। क्योंकि जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर आपको लास्ट में भी चाहिए अमाउंट ऑफ पॉलिसी निकालते टाइम। जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, पॉलिसी वैल्यू अपन में जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, अपन में ग्रॉस क्लेम, ये मेरा ग्रॉस क्लेम आ गया। पॉलिसी वैल्यू अपॉन में जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, ये हमने निकाला, ये वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाल दिया था, और मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस क्लेम। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसका मतलब समझा देता हूं मैं आपको, मैंने समझाया नहीं था पहले, अभी मतलब समझा देते हैं। पहले ये देखो पॉलिसी अमाउंट कितना है, 1,25,000 का पॉलिसी अमाउंट, ठीक है सर। 1,25,000 का पॉलिसी अमाउंट है। अभी सुनना ध्यान से, कितने का वो है, 1,55,250। ये देखो 1,55,250 था जीपी ऑन टर्नओवर, 1,55,250। अब सुनो मतलब क्या है इस फॉर्मूले, कहता है अगर 1,55,250 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस होता ना, तो इतना रुपए का पॉलिसी क्लेम मिलता। अगर 1,55,250 का लॉस होता, प्रॉफिट का लॉस अगर इतना होता, जिसके अंदर सब इंक्लूड है, इंश्योर्ड और एडिशनल सब इंक्लूड है, अगर वो इतने का होता लॉस, टोटल लॉस अगर इतने का होता, तब मैं आपको इतना क्लेम देता। तो इतने के लॉस में अगर इतना क्लेम, तो इतने के लॉस में कितना क्लेम मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ क्लेम, राइट। समझ में आया भाई, मेरा इतना तो लॉस नहीं हुआ ना, एक्चुअल लॉस तो मेरा इतना हुआ है, तो भाई मुझे इतने पे बताओ कितना क्लेम मिलेगा। मेरा इतना हो गया 48,922 रुपए का क्लेम है मेरा, मतलब कि मेरा इतना हुआ है लॉस। तो वो अपने एवरेज क्लॉज के हिसाब से निकाला जाएगा कि भैया देखो, हम 1,25,000 इंश्योरेंस कंपनी आएगी, 1,25,000 का अमाउंट तब पे करते हैं आपको जब आपका 1,55,250 का प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस होता। पर आपका इतने का तो लॉस हुआ नहीं, तो इतने तो लेंगे नहीं, इतने के हिसाब से क्या रेशियो बनती है, तो वो आपने निकाला कि अगर इतना लॉस होता तो इतना मिलता, तो इतने के हिसाब से कितना, तो 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1,55,250 मल्टीप्लाई बाय 48,922। तो भैया जो आपका अमाउंट ऑफ क्लेम बन रहा है वो 39,389.6 आ रहा है, जिसको हम अप्रोक्स करके भी लिख सकते हैं 39,390, है ना, ये आ सकता है। अब चेक कर लो आपका आंसर 39,300, ये मैच कर गया और आपका इस चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये पेपर में आ गया ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट कर नहीं पाएंगे। क्यों, रीजन यही है कि प्रैक्टिस नहीं करते इसकी। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, उसी टाइप के काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो स्टेप्स याद रहेंगे। स्टेप भूल जाता है इंसान, भाई सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में यही दिक्कत है बस। लॉस ऑफ प्रॉफिट करने को राजी नहीं है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि वो स्टेप याद नहीं होते। अरे स्टेप तो तब याद होंगे ना जब आप इसकी तरह 5 क्वेश्चन करो। आप 5 क्वेश्चन करो, छठा क्वेश्चन देखना आपको सारे स्टेप याद हो जाएंगे, पर नहीं करोगे। अब आपकी मर्जी है, आप बड़े हो, आप सब जानते हो कैसे करना है क्या नहीं करना, मेरे ज्यादा एक्सप्लेन करने का बेनिफिट नहीं है। चलिए, मतलब मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें आपका बेनिफिट नहीं है, आपको करना अपनी है, तो अपनी करनी है तो आप अपने से ही करिए। मैं तो बस आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन करके जाना, अगर ये चैप्टर आप करना चाहते हो तो। मेरी तरफ से इंश्योरेंस क्लेम होपफुल आपको अच्छे समझ में आया होगा। 5 क्वेश्चन करा दिए टोटल लगभग, और मॉड्यूल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिए। 3 तो मैंने प्रैक्टिकली करा दिए, तो इसकी झंझट ही खत्म, और 2 मैंने आपको इलस्ट्रेशन करा दिया, बाकी कर लो यार आप। चलिए, नेक्स्ट क्लास में नया हम चैप्टर लेंगे जिसका रिवीजन करेंगे। ठीक है जी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।